दोस्तों, सोचिए किसी अंधेरी सुनसान रात छत पे लेटे हुए आपको आसमान में कुछ अजीब सी रंग बिरंगी लाइट्स चलती दिखाई दें। आपने जल्दी से अपना फोन निकाल के उस प्लेन की कुछ फोटो भी खींच ली। मन ही मन आप ये सोच के खुश भी हो रहे होंगे कि अरे वाह, आज तो मैंने यूएफओ की फोटो खींच ली। अब मैं अपनी क्लास के सब दोस्तों को ये फोटो दिखाऊंगा। कॉलेज की सब लड़कियां मुझसे इंप्रेस हो जाएंगी। मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। लेकिन सुबह उठते ही आपके दरवाजे पर खटखट हो और जब आप दरवाजा खोल के देखें तो बाहर लंबे लंबे काले कपड़ों वाले आदमी खड़े दिखाई दें, बिल्कुल जॉनी सिंस की शक्ल के आदमी। और उनको पहले से ही पता हो कि आपने रात में उस यूएफओ को देखा है और उसकी फोटो भी खींची है। और फिर वो आपके फोन से वो सारी फोटो डिलीट करके आपके दिमाग से आपकी पूरी मेमोरी ही उड़ा दें। लड़कियों को इंप्रेस करने के वो हसीन ख्वाब एक झटके में टूट जाएं। ये बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगती है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल हकीकत है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो इन मैन इन ब्लैक को देखने और मिलने का दावा करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं मैन इन ब्लैक के कुछ रियल लाइफ इनकाउंटर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें सुन के आपको मजा आ जाएगा। और सबसे लास्ट वाला केस तो ऐसा है जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। और ये सारे केसेस कोई बनाए गए मनगढ़ंत केसेस नहीं हैं, बल्कि वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जो कि मीडिया में भी बहुत फेमस हुए हैं। मैन इन ब्लैक की बात करूं तो ये नाम सबसे पहले सुनने में आया था मैन इन ब्लैक मूवी फ्रेंचाइजी से। आई एम श्योर ये फिल्में आपने भी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास मैन इन ब्लैक का ये आइडिया कहां से आया होगा? यहां पे मैं आपको बता दूं कि हॉलीवुड की इस तरह की ज्यादातर ब्लॉकबस्टर फिल्म्स यूं ही नहीं बना दी जाती हैं। इन फिल्म्स के आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के पीछे बहुत डिटेल्ड रिसर्च की जाती है। हालांकि बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि मैन इन ब्लैक की ये कहानियां सिर्फ एक मास हिस्टीरिया के सिवा और कुछ नहीं है, जो कि शायद कुछ केसेस में सही भी हो सकता है। लेकिन ये कहना कि ये सारे के सारे केसेस झूठे और मनगढ़ंत हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन केसेस में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। मैन इन ब्लैक के डॉक्यूमेंटेड केसेस में सबसे पहले केस की बात करूं तो ये केस सामने आया था 1947 में। हुआ ये था कि हैरल्ड डेल नाम का एक एक्स यूएस मरीन अपने बेटे और अपने पेट डॉग के साथ एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए गया था। जिस जगह वो कैंपिंग कर रहे थे वहां पास में ही एक छोटी सी झील थी। तो शाम के टाइम हैरल्ड का बेटा और उसका डॉग तो कैंप में ही थे, लेकिन हैरल्ड अपनी बोट लेके उस झील में मछलियां पकड़ने गया था। अब वहां वो अपनी बोट में ही था कि तभी उसको ठीक अपने ऊपर आसमान में 6 यूएफओ उड़ते दिखाई दिए। वो 6 के 6 यूएफओ बिल्कुल किसी डोनट की शेप की तरह लग रहे थे। और उसके देखते ही देखते उनमें से एक यूएफओ अचानक क्रैश होके आसमान से नीचे गिर गया। हैरल्ड बताता है कि एक बार के लिए तो उसको ऐसा लगा जैसे उस प्लेन को जानबूझकर शूट करके नीचे गिराया गया हो। और बदकिस्मती से वो प्लेन ठीक उस जगह गिरा था जहां उनका कैंप लगा था। इस हादसे में हैरल्ड का बेटा बुरी तरह इंजर हो गया था और उसके डॉग की डेथ हो गई थी। कैंप के आसपास उस प्लेन के मेटल के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे। हैरल्ड खुद एक एक्स मिलिट्री था, लेकिन उसने भी अपनी लाइफ में पहले कभी ऐसा प्लेन नहीं देखा था। लकीली हैरल्ड के पास एक कैमरा भी था जिससे उसने उस यूएफओ की फोटो खींच ली। इस हादसे के बाद हैरल्ड सबसे पहले अपने एक खास दोस्त फ्रेड क्रॉसमैन के पास गया और उसको सारी बात बताई। फ्रेड, जो कि एक रिटायर्ड मिलिट्री पायलट था, उसको हैरल्ड की बात सुन के इतनी हैरानी हुई कि वो खुद उस जगह ये सब देखने गया जहां वो प्लेन क्रैश हुआ था। फ्रेड ने भी उस यूएफओ के मलबे को अपनी आंखों से देखा। लेकिन फिर इस हादसे के अगले ही दिन सुबह सुबह हैरल्ड के घर पे एक आदमी आया, ब्लैक सूट पहने हुए। उसने हैरल्ड से कहा कि वो उसे अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहता है। हैरल्ड एक दिन पहले ही जिसके डॉग की डेथ हुई थी और बेटे को गंभीर चोटें आई थी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे आदमी से कोई भी अगर बात करने आएगा तो वो उसके साथ प्यार से पेश आएगा।
लेकिन ऐसा नहीं था। हेरल्ड बताता है कि वो मैन इन ब्लैक उससे इस तरीके से बात कर रहा था जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना हो। उसको हेरल्ड के डॉग की डेथ का भी कोई दुख नहीं था। उसने सख्त लहजे में हेरल्ड को यह धमकी दी कि अगर उसने उन यूएफओस के बारे में किसी को कुछ भी बताया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। हेरल्ड उसकी बात मानने को तैयार हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेरल्ड के दोस्त फ्रेड को भी उन यूएफओस के बारे में पता था। कुछ ही दिन बाद यह बात पूरे शहर में फैल गई कि जंगल में एक यूएफओ क्रैश हुआ है। गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यूएफओ थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया गया। अब यहां फ्रेड, जो कि एक रिटायर्ड मिलिट्री पायलट था, उसके बारे में बताऊं तो फ्रेड ने एक बार एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बर्मा में लड़ते हुए उसने एक गुफा में एक अजीब से रहस्यमय शैतान से लड़ाई की थी। जाहिर है इस तरह की बातों पर कोई यकीन करने वाला नहीं था, लेकिन यह बात सामने आने के बाद फ्रेड की क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में आ गई। अब उसके यूएफओ देखने के दावे पे यकीन करना भी मुश्किल था। दूसरी तरफ हेरल्ड ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि यह सब झूठ था, उसने कोई यूएफओ नहीं देखा था। लेकिन फिर करीब 3 साल बाद एक और इंटरव्यू में हेरल्ड ने बताया कि उसने सच में वो यूएफओ देखा था, लेकिन गवर्नमेंट और कुछ मिस्टीरियस लोगों के प्रेशर में आकर उसको ये झूठ बोलना पड़ा कि उसने वो यूएफओ नहीं देखा, नहीं तो वो लोग उसकी जान ले लेते। अब इस तरह की बातों पर जहां पहले किसी चीज के होने की बात कही गई हो, फिर कहा गया हो कि वो सब झूठ था, फिर कहा गया हो कि नहीं नहीं वो सब झूठ नहीं था, सच था, जाहिर है ऐसी बातों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये तो मैन इन ब्लैक का सिर्फ पहला ऐसा डॉक्यूमेंटेड केस था जो दुनिया के सामने आया था। इसके बाद तो इस तरह के इतने केसेस सामने आ चुके हैं कि एक वीडियो में मैं आपको सब केसेस के बारे में बता भी नहीं सकता। 1964 जिम टेम्पल्टन नाम का एक आदमी एक दिन अपनी बेटी के साथ जंगल में घूमने गया था। जंगल में उसने अपनी बेटी की एक फोटो खींची, लेकिन बाद में जब फोटो बन के सामने आई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि फोटो में उसकी बेटी अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पीछे हेलमेट पहने एक एलियन जैसा भी कुछ खड़ा था। मीडिया में बात फैली तो उस फोटो की जांच करवाई गई। जांच में पाया गया कि वो फोटो बिल्कुल रियल है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बात फैली और फिर एक दिन जिम टेम्पल्टन के घर 2 आदमी आए, मैन इन ब्लैक। उन्होंने अपना नाम नंबर 9 और नंबर 10 बताया। उन्होंने बताया कि वो गवर्नमेंट के सीक्रेट एजेंट्स हैं और वो उस जगह को देखना चाहते हैं जहां वो फोटो ली गई थी। जिम तैयार हो गया और उनको उस जगह लेकर गया जहां उसने वो फोटो खींची थी। लेकिन तब तक उन दोनों को, मतलब नंबर 9 और नंबर 10 को, ये बात नहीं पता थी कि जिम ने उस एलियन को खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था, बल्कि वो तो बस फोटो डेवलप होने के बाद अपने आप फोटो में आ गया था। ये पता चलने के बाद उन दोनों एजेंट्स का तो जैसे अचानक से इस केस से पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया और वो जिम को वहीं छोड़ के चले गए। अब इससे यही प्रूफ होता है कि वो दोनों मैन इन ब्लैक जिम के घर सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उनको लगा था कि जिम ने उस एलियन को अपनी आंखों से देख लिया है। फोटो में एलियन नजर आने से उन मैन इन ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसका मतलब था कि वो एलियन जो भी था उसको इंसानों के सामने आने की परमिशन नहीं थी। चोरी छुपे वो कुछ भी करे, लेकिन इंसानों के सामने नहीं आ सकते। खैर, 1976 अमेरिका के एक जाने माने साइंटिस्ट और यूएफओ रिसर्चर डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस, जो कि उन दिनों एक यूएफओ केस पर ही काम कर रहे थे, एक दिन उनके पास एक फोन कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि वो भी उन्हीं की तरह एक यूएफओ रिसर्चर है और उसके पास एलियंस के कुछ पक्के सबूत मौजूद हैं। उसने डॉक्टर हॉपकिंस से उनके घर आके मिलने के लिए समय मांगा तो डॉक्टर हॉपकिंस तैयार हो गए, लेकिन जब वो आदमी उनके घर आया तो उसका हुलिया बहुत ही अजीब था। उसकी बॉडी पे कोई बाल नहीं था, ना सिर पे ना आईब्रोज पर, और उसकी बॉडी का रंग बिल्कुल पीला था, जैसे कि उसके अंदर खून ही ना हो। और हाँ, उसने भी
वही फेमस ब्लैक सूट पहना हुआ था। अब यहां तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर डॉक्टर हॉपकिंस का डॉग, जो कि आमतौर पर बहुत ही फ्रेंडली डॉग था, वो उस आदमी को देख के जोर जोर से भौंकने लगा। अब किसी तरह डॉक्टर ने अपने डॉग को शांत करवा के उसको दूसरे कमरे में बंद किया, जिसके बाद वो आदमी डॉक्टर हॉपकिंस से उस केस के बारे में पूछने लगा जिस पे वो रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर हॉपकिंस की बातें सुनने के बाद उस आदमी ने डॉक्टर से अपनी जेब में हाथ डाल के एक सिक्का निकालने को कहा। हॉपकिंस ने वैसा ही किया और अपनी जेब से एक सिक्का बाहर निकाला, लेकिन फिर डॉक्टर हॉपकिंस की आंखों के सामने ही वो सिक्का उनके हाथ से गायब हो गया। लेकिन डॉक्टर हॉपकिंस के होश तो अभी उड़ना बाकी थे। फिर उस आदमी ने उनसे पूछा कि आपने डॉक्टर बार्नी हिल के बारे में सुना है? डॉक्टर बार्नी हिल भी डॉक्टर हॉपकिंस की तरह एक जाने माने साइंटिस्ट और यूएफओ रिसर्चर थे, जिनकी अभी कुछ ही दिन पहले मौत हो गई थी। हॉपकिंस बोले, हाँ, वो उनको जानते हैं। तो फिर पता है उस आदमी ने उनसे क्या कहा? तुम जानते हो, जब डॉक्टर बार्नी की बॉडी बरामद की गई तो उसकी बॉडी में से उसका दिल गायब था, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे हाथ से वो सिक्का गायब हो गया। वाह, क्या धमकी है! अब जाहिर है ये धमकी सुनकर डॉक्टर हॉपकिंस की तो पैंट गीली हो गई होगी। फिर उस आदमी ने प्यार से डॉक्टर हॉपकिंस से अपनी यूएफओ रिसर्च बंद कर देने को कहा और कहा कि उनके पास यूएफओस, एलियन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन और मटेरियल है वो सब कुछ खत्म करके अपनी लैब हमेशा के लिए बंद कर दे। डॉक्टर हॉपकिंस भी हंसते हंसते उसकी बात मानने को तैयार हो गए। अब मैं आपको बताऊं कि मैन इन ब्लैक की ऑलमोस्ट सब की सब स्टोरीज में ये सेम पैटर्न होता है। किसी को आसमान में यूएफओस या जंगल में एलियंस दिखाई देते हैं और फिर अगले ही दिन उनके घर पे काले कपड़े पहने लोग आते हैं जो खुद को सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंट्स बताते हैं। वो या तो उनसे इस बारे में डिटेल्स मांगते हैं या फिर उनसे इस बारे में बिल्कुल चुप रहने को कहते हैं, मतलब कि समझाते हैं बिल्कुल प्यार से। अगर आपको याद हो तो साल 2013 में एडवर्ड स्नोडन नाम के एक आदमी ने अमेरिकन गवर्नमेंट के सीक्रेट सुपर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को पूरी दुनिया के सामने लीक करके जैसे रातों रात भूचाल ला दिया था। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में थी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसका नाम था द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। इस डॉक्यूमेंट में अमेरिकन एयरफोर्स की एक सुपर सीक्रेट यूनिट के बारे में बताया गया था, जिसको कि ओएसआई यानी कि एयरफोर्स ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस बोला जाता है। बताते हैं कि ये मैन इन ब्लैक असल में इसी स्पेशल यूनिट के लिए काम करते हैं। अब एयरफोर्स का नाम सामने आया है तो एक घटना के बारे में मैं आपको बताता हूं जो साल 2012 में अफगानिस्तान में यूएस आर्मी की एक मरीन यूनिट के साथ हुआ था। ये एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट थी जिसको सिर्फ कुछ स्पेशल मिशंस के लिए ही यूज किया जाता था। तो एक रात अचानक इस यूनिट को एक मिशन के लिए बुलाया गया। असल में हुआ यह था कि अफगानिस्तान आर्मी को तालिबान ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो ये पूरी यूनिट जल्दी से मिशन पे जाने के लिए निकल पड़ी। इस पूरी यूनिट में टोटल 6 कॉम्बैट जीप्स थी और उन 6 की 6 जीप्स में 6 गनर्स खड़े थे। अब ये लोग उस पहाड़ी इलाके से होते हुए अपने मिशन पे जा ही रहे थे कि तभी एक गनर को ऊपर आसमान में एक बड़ी सी नीली लाइट चमकती दिखाई दी। उसको लगा कि हो सकता है एयरफोर्स की तरफ से हमें एयर सपोर्ट दिया जा रहा हो। हालांकि किसी भी मिशन में अगर एयर सपोर्ट दिया जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही सबको दे दी जाती है, लेकिन यहाँ इनको एयर सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। तो गनर ने सोचा कि शायद ये इमरजेंसी मिशन है इसलिए हमें नहीं बताया गया होगा। तो उसने जल्दी से अपने रेडियो फोन पे दूसरे गनर से बात की और उनको बताया कि देखो हमें एयर सपोर्ट भी दिया जा रहा है। अब ये बताते हैं कि पहले तो आसमान में सिर्फ एक ही नीली लाइट नजर आ रही थी, लेकिन फिर 1 से 3 हुई, 3 से 7 हुई और देखते ही देखते पूरा आसमान उन लाइट से भर गया। और फिर उन लाइट्स का कलर अपने आप चेंज होने लगा, पहले नीली, फिर लाल, फिर ऑरेंज। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगी लाइट से भर गया हो। और वो लाइट्स इनके ठीक ऊपर आसमान में गोल गोल घूम रही थी।
तो इस यूनिट के कैप्टन ने जल्दी से अपने बेस पर कॉल करके बताया कि इनको आसमान में अजीब अजीब सी लाइट्स दिखाई दे रही हैं। क्या ये इनको एयरफोर्स की तरफ से एयर सपोर्ट दिया जा रहा है? लेकिन पता चला कि इनको तो कोई एयर कवर दिया ही नहीं जा रहा था। अब यहां पे एक और बहुत ही अजीब चीज हुई कि जैसे ही इन्होंने अपने बेस पे कॉल किया तो वो सारी की सारी लाइट्स जो आसमान में घूम रही थी वो एकदम से रुक गईं, जैसे कि उनको पता चल गया हो कि ये हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं। और फिर इनके देखते ही देखते वो सारी की सारी लाइट्स एकदम से पास आईं और इतनी स्पीड में ऊपर उड़ के गईं कि ये बताते हैं कि कोई नॉर्मल प्लेन तो ऐसा कर ही नहीं सकता था। वो यूएफओस तो ऊपर आसमान में गायब हो गए, लेकिन ये सब के सब अभी वहीं हक्के बक्के पहाड़ी पे खड़े ऊपर आसमान की तरफ देखे जा रहे थे। लेकिन इधर इन्हें मिशन पे भी जाना था, तो कैप्टन ने इनको आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। लेकिन फिर हुआ ये कि मुश्किल से 30 सेकंड बाद ही इनके कैप्टन के पास हेडक्वार्टर से कॉल आई। इनको बताया गया कि इनका मिशन कैंसिल हो गया है और इनको जल्दी से अपने बेस पर वापस आने को कहा गया। तो वापस आने की बात सुन के इनके कैप्टन ने गुस्से से पूछा कि हम तो बस मिशन साइट पर पहुंचने ही वाले हैं, तो मिशन को ऐसे अचानक क्यों कैंसिल कर दिया गया है? तो इस कैप्टन के ऑफिसर ने बताया कि मिशन कैंसिल करने का यह ऑर्डर असल में 6-6 से आया है। मिलिट्री लैंग्वेज में बताऊं तो 6-6 का मतलब था कि बहुत ही बड़ी रैंक का कोई ऑफिसर था जिसने मिशन कैंसिल करने का ऑर्डर दिया था, जो कि बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि ये तो बस एक छोटा सा मिशन था और इसके लिए इतने बड़े ऑफिसर की कॉल आना। खैर, उसके बाद ये सब मरीन्स अपने बेस पे वापस आ गए, लेकिन वापस आते ही इन सबको सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई कि जो कुछ इन्होंने देखा है ये बात इस बेस से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। उसके बाद ये सब मरीन्स अपने अपने बैरक्स में चले गए। लेकिन फिर करीब आधे घंटे बाद इनका कमांडिंग ऑफिसर इनके पास आया। उसने इनसे कहा कि वो ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बहुत ही हाई रैंक ऑफिसर उन सब मरीन से बात करना चाहता है। वो हाई रैंक ऑफिसर वहीं बेस के अंदर ही एक टेंट के अंदर बैठा था और एक एक करके उन सब मरीन से बात कर रहा था जिन्होंने वो यूएफओस देखे थे। और ये ऑफिसर कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। मरीन्स बताते हैं कि वो बहुत ही लंबा और तगड़ा आदमी था। नॉर्मली मिलिट्री में ज्यादातर लोग लंबे और तगड़े ही होते हैं, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा दिख रहा था। ये बताते हैं कि उसकी हाइट कम से कम 8 फीट होगी और उसका वेट 150 किलो से कम नहीं होगा। उसने बताया कि वो यूएस एयरफोर्स में मेजर है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने ऊपर से नीचे तक ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ब्लैक जैकेट, ब्लैक पैंट, ब्लैक बूट्स, ब्लैक गॉगल्स, जबकि यूएस एयरफोर्स की किसी भी यूनिट में ब्लैक यूनिफॉर्म नहीं पहनी जाती है। वो आदमी उनकी पूरी प्लाटून से एक एक करके मिला और उसने उनकी फैमिली वगैरह के बारे में पूछा। और जैसा कि हर एक मैन इन ब्लैक के केस में होता है, उसने उन सभी मरीन्स को उन यूएफओस के बारे में भूल जाने को कहा। यहां तक कि उनको धमकी भी दी कि अगर उनमें से किसी ने भी अपना मुंह खोला और ये बात बाहर लीक की तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है, उनका एक्सीडेंट भी करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो ब्लैक कपड़ों में एयरफोर्स ऑफिसर इन मरीन्स को धमकाने के लिए आया था, आई एम श्योर ये भी पक्का उसी ओएसआई से रिलेटेड होगा जिसके बारे में उन लीक डॉक्यूमेंट्स में बताया गया था। दोस्तों, अब इन मैन इन ब्लैक की इन सब कहानियों और केसेस के बारे में मेरी अपनी थ्योरी ये है कि ये मैन इन ब्लैक असल में अमेरिकन गवर्नमेंट की किसी बहुत ही सीक्रेट यूनिट के लिए काम करते हैं और इस यूनिट में काम करने वाले ज्यादातर लोग इंसान नहीं बल्कि वो एलियंस होते हैं जिनका शायद अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ किसी तरह का कोई टाई अप हो रखा होता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपने यहाँ इनके अलावा और किसी दूसरी एलियन रेस को नहीं आने देगी। इसीलिए जब भी कहीं भी कोई एलियन या यूएफओ एक्टिविटी होती है तो ये मैन इन ब्लैक ही सबसे पहले वहां पहुंच के ये पता लगाते हैं कि यहाँ कौन सी रेस के कौन से प्लेनेट के एलियंस पहुंच गए हैं और फिर शायद वो उनसे अपने एलियंस वाले तरीके से डील करते हैं, विच अगेन प्रूव्स द पॉइंट कि इस दुनिया में कोई एक एलियन रेस नहीं है बल्कि बहुत सारी एलियन रेसेस हैं
जो शायद अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं। अब आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मैन इन ब्लैक कल को मुझे ही मिलने मेरे घर पहुंच जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात और इस तरह के मिस्टीरियस टॉपिक्स की रियल स्टोरी सुनने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आऊंगा एक और मजेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।